हमारे साथ इस वक्त विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हैं। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ हैं। साहिल जोशी हमारे साथ हैं, दिव्येश जुड़ चुके हैं, दोनों हमारे साथ रहेंगे। लेकिन राम कदम जी, आनंद दुबे जी, आलोक शर्मा जी, आप तीनों का स्वागत। हम आपके पास आए हैं राम कदम जी, लेकिन आनंद जी, जो अब से कुछ देर बाद मुलाकात आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता की होने वाली है शरद पवार जी से, क्या एजेंडा होगा उसका? सईद भाई नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश में हूं। मैंने आपके माध्यम से सारी घटनाक्रम को देखा है कि सुबह जिस आनन फानन में ईडी नवाब मलिक जी के यहाँ आती है, उनसे बात करती है, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। यह पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका मैं पहले तो निषेध करता हूं। एक कैबिनेट मंत्री पिछले कुछ महीनों से एनसीबी के खिलाफ बोल रहे थे, सीबीआई के खिलाफ बोल रहे थे, ईडी के खिलाफ बोल रहे थे। आप बताइए कि लोकतंत्र में अगर कुछ आप गलत काम करेंगे तो आपके खिलाफ लोग बोलते हैं, उसे सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। लेकिन बहुत दुख होता है जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, जो कि पहले ये भविष्यवाणी तय कर देते हैं कि अब 4 दिन के बाद इस नेता के यहाँ ईडी जाके पकड़ने वाली है, 4 दिन के बाद यहाँ इनकम टैक्स की रेड होने वाली है, सीबीआई यहाँ पहुंचने वाली है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं केंद्र की जांच एजेंसियां किसी पार्टी या किसी सरकार के दबाव में काम करती है। पहली बात। दूसरी बात, आपने जो दूसरा सवाल पहले सवाल पूछा उसका भी जवाब देता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय शरद पवार जी दोनों वरिष्ठ नेता हैं। जब एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर संकट आया हुआ है तो दोनों नेता, स्वाभाविक रूप से बात है कि दोनों आपस में चर्चा करेंगे, एक रास्ता तो जरूर निकालेंगे ना। कि इतनी बड़े सरकार के एक कैबिनेट मंत्री को आप आनन फानन में गिरफ्तार कर ले रहे हैं बिना किसी नोटिस के, तो ये इसकी तो एक चर्चा होगी ना। ठीक है, आपके माध्यम से ही चर्चा हो रही है। ठीक है, तो अगर दो वरिष्ठ नेता दुबे जी चर्चा करेंगे। आपने जवाब दे दिया कि इसी मुद्दे पर मिलेंगे। हम यही जानना चाह रहे थे कि भाई क्या नवाब मलिक को अगर अरेस्ट किया गया, आपके मिनिस्टर को, तो इसी संबंध में मिल रहे हैं? आपने कहा ठीक है, बिल्कुल मिल रहे हैं। लेकिन जो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करने का आरोप है, या आज नहीं दुबे जी, ये तो बहुत पहले से लगता है। और इसमें एक संदेश ये भी जाता है कि जब आप फंस गए तो दूसरे पर आरोप लगा दीजिए। खैर, ये सिर्फ हमने एक रेफरेंस के लिए बात कही। हाँ, आ रहे हैं सर, जल्दी से, क्योंकि दिव्येश हमारे साथ है। दिव्येश, सेशंस कोर्ट से क्या अपडेट है? दिव्येश, हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? दिव्येश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन मुनीश भी हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे बहुत सारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। मुनीश, इस समय का अपडेट क्या है, बताइए, क्या कुछ हो चुका है अभी तक, क्या चल रहा है, फिर हम अपने मेहमानों से बात करें। जी देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से वहां के जो एएसजी हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनिल सिंह, और उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। उन्होंने कुछ बयानों को पढ़े हुए हैं जिसमें कि साफ तौर पे ईडी का ये आरोप है कि नवाब मलिक को लेकर जो उन्होंने बयान दर्ज किए थे डी कंपनी से जुड़े हुए पीड़ित लोगों का, उन्होंने अपने बयानों में कहा हुआ है कि नवाब मलिक के ताल्लुकात कुछ ऐसे कंपनियों से हैं, कुछ ऐसे जमीन से हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज से हैं जो कि डी कंपनी से जुड़ी हुई थी और जबरदस्ती उसे नवाब मलिक ने हासिल कर लिया है। उसके अलावा यह भी ईडी ने आरोप लगाया हुआ है कि नवाब मलिक के ताल्लुकात कुछ जो आतंकी संगठन है उनसे भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी उनको जांच करनी है। तो अगर आरोपों की बात करें तो ईडी ने 2 बड़े आरोप लगाए हुए हैं। एक तो नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उनके जो संबंध है वो आतंकी संगठन से हो सकते हैं, 2 आतंकी संगठनों का नाम लिया हुआ है। और दूसरा जो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है, उसमें ईडी ने साफ तौर पर कहा हुआ है, और बयानों को भी पढ़ा जा रहा है वहां पे, जिसमें कि बयानों में यह कहा हुआ है कि प्रॉपर्टीज को सस्ते दाम पर और जबरदस्ती उनसे खरीदा गया। ठीक है मनीष। साहिल, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये मामला सबसे पहले उठाया था देवेंद्र फडणवीस ने। नवंबर के महीने में ये मामला उठाया था लीडर ऑफ अपोजिशन, महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहकर यह मामला उठाया था कि वो एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं नवाब मलिक के खिलाफ। आपको याद होगा कि नवाब मलिक उस वक्त एनसीबी के खिलाफ, एनसीबी के अधिकारी के खिलाफ रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सीधे नेता विपक्ष की पत्नी पर आरोप लगाए थे कि कैसे उनके वीडियो में एक कोई इन्वेस्टमेंट है जो किसी ड्रग सिंडिकेट में जिसको गिरफ्तार किया गया अहमदाबाद में, उसकी इन्वेस्टमेंट है। उसके जवाब में यह आरोप लगाया गया था। आज जो रिमांड कॉपी पढ़ी जा रही है, ये 2005 में खरीदी गई प्रॉपर्टी है जिसको लेकर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। हालांकि ईडी का इसमें मानना है कि चूंकि दाऊद इब्राहिम के संबंध जैश ए मोहम्मद और बाकी आतंकी संगठनों से है, इसके लिए मामला बहुत बड़ा होता है।
हसीना पार्कर के साथ मिलकर ये जो प्रॉपर्टी है ये नवाब मलिक ने खरीदी, इस तरीके का आरोप अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लगा रही है। ये ओरिजिनल मामला 2017 में इकबाल कास्कर के खिलाफ जो एक्सटॉर्शन का केस रजिस्टर हुआ था मुंबई के पास थाने में, यहां से यह मामला शुरू होता है, जो ईसीआईआर के रूप में 2018 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दर्ज किया। उसके बाद कुछ दिन पहले एनआईए ने एक मामला दर्ज किया था दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कि दो गुटों में संघर्ष की स्थिति पैदा करने की कोशिश दाऊद और उनके साथियों से हो रही है। उसके बाद ये दोनों ईसीआईआर मर्ज कर दिए गए और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। तो जिनसे ये मामला खरीदा गया उनका स्टेटमेंट ईडी ने लिया है। उसके बाद छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट, उनका स्टेटमेंट लिया गया। उसके बाद हसीना पार्कर के बेटे अलीशा, उनका स्टेटमेंट परसों लिया गया। 2 दिन पहले इकबाल कास्कर की कस्टडी ठाणे जेल से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ली और 2 दिन के बाद उसी मामले में जिस पर नवंबर में आरोप लगाया गया था, उसी मामले में नवाब मलिक की आज गिरफ्तारी हो रही है।